हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। एएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जर्नल का, आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं और उसके कुछ कॉन्सेप्चुअली जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो आपको जर्नल को अच्छे से समझने के लिए इससे पहले वाली जो भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, मेरे जो भी चैनल है मेरा, उस पर मैंने ये जो कि 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले वो प्ले लिस्ट आपको स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। ये जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के लिए हमारा मेन पॉइंट क्या होगा मैं आपको बता दूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्रूड इनकम कि एक्रूड इनकम के लिए जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, एक्रूड इनकम होता क्या है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसका हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, जर्नल किस तरीके से करेंगे, या फिर जैसे कि हमने कोई असेट्स वगैरह परचेज करी है, उस असेट पर हमने इनिशियली उसको लगाने के लिए हमने कुछ भी एक्सपेंस किया है, या फिर लाने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो उन एक्सपेंसेस का हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, उनका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा एक्रूड इनकम। ये होता क्या है एक्रूड इनकम? देखिए मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी आपको समझाया हुआ है। तो ये भी लगभग उन्हीं की तरीके का है। एडजस्टमेंट के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं। देखिए एक्रूड इनकम होता क्या है, जो इनकम हमने अर्न कर ली बट अभी हमको रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट हमने उसको अभी पे नहीं किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही एक्रूड इनकम, जिस इनकम को हमने अर्न कर लिया बट वो इनकम अभी तक हमने रिसीव नहीं करी, तो हम उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। अच्छा जी, तो देखिए होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, या फिर कोई शेयर वगैरह परचेज किए हुए हैं, या फिर आपने कोई डिवेंचर वगैरह परचेज किए हुए हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है। अब हुआ क्या कि इंटरेस्ट की इनकम आपने अर्न तो कर ली बट अभी वो आपको इनकम रिसीव नहीं हुई, तो आप इस सब को किस तरीके से ट्रीट करोगे? तो क्लियर है। अब देखिए वैसे मैं बता दूं एक्रूड इनकम आपके लिए क्या है। एक्रूड इनकम आपके लिए असेट्स है, बिकॉज आपने इनकम अर्न कर ली बट अभी मिली नहीं है, तो फ्यूचर में आपको मिलेगी। जो चीज मैंने बताया था, जो चीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है वो आपके लिए असेट्स होती है, और जो चीज फ्यूचर में आपको पे करनी है, देनी है, वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ ऑलरेडी कि असेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखिए सिंपल, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्रूड इनकम को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज इट इज अवर असेट्स। तो देखिए अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए कहूं कि आपने कोई इंटरेस्ट अर्न कर लिया बट आपको रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड हो गया 10,000 का, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे? आप एंट्री करेंगे एक्रूड इनकम। जो भी है आपकी इंटरेस्ट हो, कुछ भी एक्रूड इनकम, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये आपके लिए असेट्स है। टू जो भी इनकम है आपकी सैलरी इनकम अकाउंट, कहने का मतलब अगर ये आपका इंटरेस्ट इनकम है तो आप करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जो भी आपकी इनकम है आप उसका नाम लिख देंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको करना क्या है। एक्रूड इनकम आपके लिए असेट्स है, इसलिए आपने इसको डेबिट किया, बिकॉज असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और सैलरी इनकम, इनकम आपका नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया जाता है। उसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपने इनकम को क्या किया? क्रेडिट किया। क्लियर है? तो एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए अब इनकम रिसीव इन एडवांस।
रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस ये क्या है कि आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो अब आप उसका क्या एंट्री करेंगे। देखिए आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, पैसा तो आपको मिल गया, बट वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, बिकॉज दैट इज अवर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, कि हमें फ्यूचर में उसके बदले वो वर्क, वो काम करना पड़ेगा, कुछ उसके बदले देना पड़ेगा, कुछ सर्विस या कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसलिए हम इनकम रिसीव इन एडवांस को क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब एडवांस इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, आपने एडवांस में इनकम रिसीव किया, चाहे इंटरेस्ट किया हो या अदर इनकम, कोई भी इनकम है आपने एडवांस में रिसीव किया, तो आपको क्या मिला, कैश या बैंक, जिससे भी आपने रिसीव किया, जिस मोड में, अगर आपने चेक रिसीव किया तो बैंक के थ्रू रिसीव किया आपने, और आपने कैश रिसीव किया तो कैश मिला आपको। तो जो भी है, जिस भी वे में आपको मिला है, तो आप उसी चीज को डेबिट करेंगे। मान लो कैश में मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। अब ये आपका एडवांस इनकम में इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, यानी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे। तो ये दोनों एंट्रीज आपको समझ आई होंगी। एक्यूरेट इनकम ये आपकी असेट्स होता है, इनकम आपने अर्न कर लिया बट आपको भी रिसीव नहीं हुआ, तो फ्यूचर में आपको मिलेगा। फ्यूचर में मिलने वाली चीज आपका कंट्रोल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, वास्ट एफर्ट्स, तीनों ही कंडीशंस आपको असेट्स को फुलफिल करते हैं, तो इसलिए आपका क्या हुआ, असेट्स हुआ। और ये आपकी इनकम है, इसलिए आपने इनकम को क्या किया, क्रेडिट किया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन एडवांस इनकम। एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, इसलिए आपने लायबिलिटी को क्रेडिट किया और इसके बदले आपको कुछ भी मिला, वो आपके लिए असेट्स है। अब देखिए मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ये तो था एक्रूड इनकम का। मैंने कहा कि ये इनकम एक्रूड है, अभी आपको नहीं मिला, तो आपने इस तरीके से एंट्री करी, बिकॉज हम एक्रूअल बेसिस, हम क्या कर रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पर एंट्री कर रहे हैं, कैश बेसिस पर नहीं कर रहे। कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में फर्क क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि इनकम जब हो चुकी, एक्सपेंस जब हो चुका, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे वो आपने कैश में रिसीव किया हो या कैश में पे किया हो या नहीं किया हो, उससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। कैश बेसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी एक्सपेंस को या इनकम को इनकर करते हैं, एट दैट टाइम अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन हो गई है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस में चाहे कैश मिला या नहीं पे किया आपने, आप उसको एक्सपेंस को, इनकम को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कैश बेसिस में आप केवल कैश के टाइम पर ही उस इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि आपने इनकम एक्रूड हुई तब आपने इसको एंटर कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका 31 मार्च 19 को था, ईयर एंड था आपका, 31 मार्च 19 को था, ईयर एंड था आपका। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में जाके, जब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, तब जाके आपको ये जो एक्रूड इनकम था रिसीव हो गया। मैंने बोला आपको ये एक हफ्ते बाद आपने, चलो इसको 10 अप्रैल को ले लिया, 10 दिन बाद आपने 10 अप्रैल को इस इनकम को रिसीव कर लिया। तो रिसीव करने वाली डेट पर आप इसका किस तरीके से एंट्री डालोगे। अब मैंने कहा इस टाइम पे तो मैंने बोला 31 मार्च को कि आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम थी या एनी कोई भी इनकम थी वो एक्रूड थी, तो आपने एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट को इनकम को शो कर दिया। दूसरा कोई एडवांस इनकम मिली तो आपने इसको भी शो कर दिया। बट मैंने इसके लिए बोला आगे जाके 10 अप्रैल को 2019 को, ईयर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, फाइनेंशियल ईयर, मेरे को ये वाला एक्रूड जो इनकम था वो रिसीव हो गया। तो अब मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम अकाउंट। समझ आया भाई, ये मेरा यहाँ पर असेट्स है, बिकॉज फ्यूचर में मिलने वाला है। फ्यूचर में मेरे को ये चीज मिल गई, तो अब ये मेरा असेट्स नहीं रहा। अब मैं इसको, इस असेट्स को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ऐसे ही मान लो ये मैंने नेक्स्ट ईयर जाके 10 अप्रैल को ये इनकम का हो गया, इनकम हो गया, एडवांस रिसीव किया, इनकम हो गया, तो मैं इस लायबिलिटी को अपना कैंसिल करूंगा। तो क्या एंट्री करूंगा, 10 अप्रैल। मैंने बोला कि ये इनकम एडवांस आपने रिसीव किया, तो ये एंट्री करी 31 मार्च को। अब ये इनकम आपकी इनकर्ड हो चुकी है, तो आप क्या एंट्री करेंगे, ये एडवांस इनकम जो लायबिलिटी दिखाई हुई है आपने, ये लायबिलिटी कैंसिल, तो आप करेंगे एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी इनकम है, सैलरी इनकम, इनकम अकाउंट, चाहे वो इंटरेस्ट की हो कुछ भी हो, आप इस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड कर दोगे। ये कब थी आपकी, ये एंट्री थी आपकी 10 अप्रैल 2019 को।
क्लियर है? तो आई होप एक्रूड इनकम एट द टाइम ऑफ एक्रूड और एट द टाइम ऑफ रिसीव क्लियर है। एडवांस इनकम एट द टाइम ऑफ रिसीव और एट द टाइम ऑफ इनकर्ड दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा थर्ड। देखो, अगर हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं, न्यू असेट्स, और उस टाइम पर उस असेट्स के लिए हमने कोई भी एक्सपेंसेस किया, तो वो उस असेट्स का ही अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा वो एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी और मशीनरी को जहां से आपने परचेज किया अपने साइड तक, अपने बिजनेस यूनिट तक उस मशीनरी को लेकर आने के लिए कोई कैरेज पे किया, ठीक है, तो वो कैरेज उसका क्या हो जाएगा, उसी असेट्स का कॉस्ट बन जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे एक एग्जांपल के तौर पे एक बात पूछूं कि आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदा है, कोई मकान, घर वगैरह कुछ भी खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए उसकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज। आपने इसके लिए कोई भी ब्रोकरेज, कुछ भी ब्रोकरेज हो, रजिस्ट्रेशन फीस हो, कुछ भी है, आपने इस असेट्स को खरीदने के लिए क्या किया, कोई भी एक्सपेंस किया, खरीदने के लिए एक्सपेंस किया, इस असेट्स को खरीदने के लिए 10,000। तो क्या आप मेरे को क्या बताओगे कि सर मेरी जो ये असेट्स है वो कितने की है, 1 लाख रुपीज की नहीं है, कितने की है, 1,10,000 रुपीज की है। कितने की मेरी असेट्स, 1,10,000 रुपीज की। कहने का मतलब जब हम कोई भी न्यू असेट्स परचेज करते हैं, एट दैट टाइम अगर हमने कोई भी एक्सपेंस किया तो उस एक्सपेंस को उसकी कॉस्ट में हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी, मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख रुपीज थी, खरीदा आपने इसको 1 लाख रुपए में खरीदा, लाके आपने मशीनरी को कैरेज भाड़ा पे किया, 10,000 रुपए आपने भाड़ा कैरेज पे कर दिया, तो आप कहेंगे कि मेरी मशीनरी कितनी की है, 1,10,000 रुपीज की है। फिर आपने क्या किया, उस मशीन को इंस्टॉल कराया, लगवाया, उसके लिए आपने वेजेस वगैरह पे किया या कोई और एक्सपेंस किया उस मशीनरी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उस पर जो भी खर्चा किया आपने उसे लगाने में, एक्शन करने में, लगाने में, तो वो सब खर्चे उसकी कॉस्ट में क्या कर दिए जाएंगे, इंक्लूड कर दिए जाएंगे, कैपिटलाइज कर दिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस, अगर आपने कोई असेट्स खरीदी है तो इनिशियल सबसे पहले खरीदते टाइम ही, न्यू मशीनरी आते टाइम ही आपने कोई भी उस असेट्स पर, कोई भी ये मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उस पर कोई भी एक्सपेंस किया तो वो एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो मशीनरी आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, कोई भी असेट्स तो आपने खरीदा हुआ है और उस पर आपने कुछ बाद में काम कराया, इंस्टॉल कराने के बाद, यूज करने के बाद कोई भी एक्सपेंस खर्च किया आपने, रिपेयर कराया, कुछ भी कराया, तो वो आपके नॉर्मल एक्सपेंस माने जाएंगे, वो उस असेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब वो एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी असेट्स को जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको मेंटेन करने के लिए हम उस पर कोई भी खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो हमारे उसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए किए जाते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए किए जाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। उनको आप नॉर्मल जो एक्सपेंसेस हैं उनकी तरह आप उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, देखिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको हमको कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जो असेट्स है उस पर अगर हमने कोई एक्सपेंस किया, कोई खर्चा किया, तो वो एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर कैपिटलाइज करना तो होगा और कैपिटलाइज नहीं करना तो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है। अच्छा देखिए, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने जिस असेट पर आप एक्सपेंस कर रहे हो उसकी अगर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है उस एक्सपेंस की वजह से, तो वो एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। क्या माना जाएगा कि उसको आपने असेट्स में जो भी है उसकी एफिशिएंसी है या उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई, तो वो उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा। उसको आप सेपरेटली एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, सीधा उस असेट्स को ही डेबिट कर देंगे, मतलब आप असेट्स को ही परचेज मानेंगे, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने कोई मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी परचेज
of rupees 1 lakh and carriage paid रुपीज 10,000, आपने 10,000 का कैश पेड किया एंड रुपीज 5,000 पेड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने कोई मशीनरी परचेज करी है जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपए की थी, उसके कैरेज पे किया आपने 10,000 रुपीज का और 5,000 रुपए की आपने वेजेस पे करी उसके इंस्टॉलेशन के लिए, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, लगाने के लिए। अब देखिए ये वेजेस, ये कैरेज, वैसे नॉर्मली मैं कहूँ कैरेज पेड तो आप करेंगे कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये कैरेज आपने किसके लिए पे किया? न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए। तो ये आपका कैरेज एक्सपेंस नहीं है, उस मशीनरी की, उस असेट्स का एक्सपेंस, उस असेट्स की ही वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। सिंपली मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करने के लिए कहूं, मैंने कहा पहले मशीनरी परचेज, तो आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। मैंने सिर्फ यही बोला था कि आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो आपने ये एंट्री करी होगी। फिर मैंने कहा एक सेकंड ट्रांजैक्शन बोली कैरिज पेड, तो आपने एंट्री किया कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। मैंने कहा वेजेस पेड, तो आपने एंट्री करी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। आपने ये एंट्री करी होगी अगर मैं इनको ट्रांजैक्शन को सेपरेटली बोलता हूं कि मशीनरी खरीदी, कैरेज पे किया, वेजेस पे किया। लेकिन अगर मैंने ये सभी ट्रांजैक्शन इस तरीके से बोला कि मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपीज का, कैरेज पेड किया इस मशीनरी के लिए 10,000 का एंड 5,000 वाज पेड, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कि आपने इस मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपए खर्च किए। तो अब आप इस वेजेस की और इस कैरेज की अलग से एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज दिस नॉट योर एक्सपेंस, ये आपके खर्चे नहीं है। तो आप क्या एंट्री करेंगे? सीधा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1 लाख की मशीनरी, 10,000 कैरेज के पे किए, 5,000 इसको लगाने में खर्चा हुआ, टोटल मशीनरी की आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,15,000, 1,15,000। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ आया होगा इन दोनों में फर्क। ये था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ये था ट्रांजैक्शन जो अदर ट्रांजैक्शन हुई है वो इससे रिलेटेड है, इस मशीनरी से रिलेटेड है, इस मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं बेटा। ये वाला जो अमाउंट पेड मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख बाई चेक, ये आपने चेक से पे किया एंड कैरेज पेड रुपीज 10,000 एंड 5,000 वेजेस पेड इन कैश, ये आपने दोनों के दोनों कैश में पे किया। कहने का मतलब जो मशीनरी की पेमेंट करी वो आपने चेक से किया, तो बैंक से किया, और कैरेज का और वेजेस का आपने जो पेमेंट किया वो कैश में किया। तो उसकी किस तरीके से एंट्री करेंगे आप? आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बेटा मशीनरी आपकी 1 लाख की नहीं है, 1,15,000 की है, क्योंकि जो भी इस मशीनरी को लेके आने में, लगाने में जो भी खर्चा हुआ, चाहे वो वेजेस हो या फिर आपने कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए हो या आपने कैरेज वगैरह कोई भाड़ा दिया हो, कुछ भी हो, वो इसमें क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। बाकी जब आपने पेमेंट के लिए लिखा तो टू बैंक, क्योंकि चेक से पे किया 1 लाख रुपीज का चेक दिया आपने, और टू कैश, कैश अकाउंट कितने का पे किया आपने? 10,000 और 5,000, 15,000 का आपने कैश में पे किया। समझ आया? अब मेरे हिसाब से ये इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप किस तरीके से हैंडल करोगे। अच्छा बेटा अब मैं एक बात कहता हूं कि आपने ऑलरेडी मशीन परचेज किया हुआ है, ये वाली कुछ भी है,
उसके बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद जो भी टाइम आपको दिया हुआ है, आपने उस मशीनरी के लिए रिपेयर कराया, उस मशीनरी को रिपेयर कराया, तो उसके साथ क्या एंट्री करेंगे? उसके लिए मैंने कहा रिपेयर कराया आपने, तो आप करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी है, मान लो 5 साल का रिपेयर कराया, 5 साल से। ये समझ आया बेटा? रिपेयर नॉर्मल आप खर्चा एक्सपेंस मानते हो, तो आपने रिपेयर की एंट्री डाल दी। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे कि रिपेयर, अगर ये कोई मेजर रिपेयर होती है, क्या हुआ कि आपकी जो मशीनरी है वो आप प्रोडक्ट मतलब उससे आप प्रोडक्शन करते हो, और मशीनरी का जो आउटपुट है या एफिशिएंसी है, आपका प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है रिपेयर की वजह से, तो इन दैट केस वो रिपेयर आपका क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। क्या माना जाएगा? कि आपने उस असेट में ही उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कहने का मतलब, अगर मैं देखो सिंपली आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैंने कहा पहला पॉइंट, यू हैव रिपेयर्ड ऑफ योर ओल्ड मशीनरी, आपने कोई मशीनरी थी ओल्ड, वो आपने रिपेयर कराई है, तो आपने उसके लिए रिपेयर के लिए 10,000 का पेमेंट किया, तो आपने एंट्री करी होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 आपने क्या किया उसका रिपेयर। लेकिन ये था आपका नॉर्मल एक्सपेंस, उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि ड्यू टू दिस रिपेयर आपका जो मतलब प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ दैट मशीनरी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में ये आपके लिए क्या हो जाएगा? रिपेयर। नॉर्मल एक्सपेंस नहीं होगा। उस केस में आप क्या करोगे? जिस भी असेट का आपने रिपेयर कराया जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, तो आप इस एक्सपेंस को एक्सपेंस ना दिखा के क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। क्या मानोगे? असेट्स। तो उस केस में आप क्या करोगे? मशीनरी को डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? तो दोनों में आप डिफरेंस कर पा रहे हो बेटा? ये नॉर्मल रिपेयर का एक्सपेंस है, और ये आपका क्या है कि आपने जो रिपेयर कराई है वो मेजर रिपेयर कराई है, और उस रिपेयर की वजह से उस असेट्स की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, तो उस केस में आप ये रिपेयर का एक्सपेंस ना कंसीडर करके उस मशीनरी, उस असेट्स को ही क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज बन जाएगी। कहने का मतलब, अगर मान लो आपने कोई कंप्यूटर है, आप उसको यूज करते हो, आपने कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उससे आप काम ले रहे हो, प्रोडक्ट जो भी हो रहा है, प्रोडक्शन कुछ भी हो रहा है, आपने उसमें कोई सॉफ्टवेयर इनोग्रेट कराया, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा दिया आपने, बढ़ा दिया, जिससे उसकी आउटपुट लेवल बढ़ा या फिर उससे उसकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस लैपटॉप को ही, उस कंप्यूटर को ही डेबिट करेंगे, ना कि उसका रिपेयर का एक्सपेंस डालेंगे। तो ध्यान रखना, जिस रिपेयर की वजह से, जिस एक्सपेंस की वजह से किसी भी असेट्स की वैल्यू, मतलब वैल्यू ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी में कोई भी इंक्रीज होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस असेट्स को ही डेबिट करेंगे, ना कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उस एक्सपेंस को क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में इस तरीके का वो पॉइंट होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, डीके गोयल की बुक से है 26। आप एक बार इस एग्जाम्पल को बेटा अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, जिनके पास बुक नहीं है वो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कुछ है आपको बेटर लगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट में थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मेट वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्लासेस में अच्छे से समझाया हुआ है, उससे देख लेना। देखो सीधा, मैं मार्च, ये 2017 की एंट्री है, मार्च 1 के लिए एंट्री कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्ट ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। कोई भी जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया मुकेश ब्रदर्स ने, और उसने पैसा इन्वेस्ट किया ₹2 लाख। बेटा, कोई भी ऑनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो क्या होता है? कैपिटल। मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में आपको समझाया हुआ है। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बिजनेस के पास क्या हुआ? कैश आया, तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ₹2 लाख। सेकेंड,
मार्च 2 को। बेटा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल लिख देंगे आप नरेशन। पेड इनटू करंट अकाउंट। अच्छा बेटा एक पॉइंट है, पेड इनटू करंट अकाउंट 2 मार्च वाली एंट्री है, पेड इनटू करंट अकाउंट। इसका मतलब कोई भी आपने करंट अकाउंट में पेमेंट किया, तो आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, और कैश डिपॉजिट करना मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली क्लास में आपको समझाया हुआ है कि जब हम बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। कितना डिपॉजिट किया हमने? 1,20,000 का। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर बीइंग करंट कैश डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 4 में कह रहा है बेटा परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स। बेटा हमने गुड्स खरीदा है 60,000 रुपए का, और हमने 2,000 रुपए का कैरीज पे किया है। तो गुड्स खरीदा 60,000 का, तो परचेज 60,000 का हमने परचेज किया, कैरीज पे किया, कैरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा है हमारा 2,000 का, टू कैश 62,000। समझ आया हो बेटा? हमने परचेज किया और कैरेज भी पे किया, तो परचेज 60,000 का किया, कैरेज पे किया 2,000 का, टोटल कैश हमने कितना पे किया? 62,000 का। बीइंग परचेज मेड ऑफ 60,000 रुपीज एंड कैरेज पेड ऑफ रुपीज 2,000। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 6 को परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। बेटा इस पॉइंट को समझिए थोड़ा सा। हमने रघुनाथ ब्रदर्स से परचेज किया हुआ है, ये है 6 वाली एंट्री, मार्च 6 वाली। हमने गुड्स खरीदा है रघुनाथ से क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया? 1 लाख रुपीज का, टू रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज का। दूसरा बेटा हमने कैरेज पे किया, कैरेज कितने का पे किया हमने? 1,200 का। उसके लिए हम इसी रेट में एंट्री डालेंगे, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 का। समझ आए? हम इन एंट्रीज को क्लब भी कर सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, टू रघुनाथ 1 लाख से टू कैश 2,000। सॉरी 2,000 नहीं है, ये 1,200 है। अमाउंट कितना हमारा? 1,200 है, 1,200। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंपल है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। परचेज मशीनरी फॉर, हाँ बेटा ये वाला एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझा था, परचेज मशीनरी 10 वाला, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 एंड स्पेंड रुपीज 100 फॉर इट्स कैरेज। हमने मशीनरी परचेज किया है 10,000 रुपए का और 100 रुपए का कैरेज पे किया है। तो बेटा हमने न्यू मशीनरी खरीदी है मार्च 10 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बेटा हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी थी 10,000 रुपए की, और उसको खरीदते टाइम हमने उसको लिए कैरेज पे किया 100 रुपीज का। तो ये वाला कैरेज क्या है? किसी असेट्स को खरीदते टाइम अगर उस पर हम न्यू मशीनरी सेटअप करने से पहले, पुट टू यूज, उसको यूज में लेने से पहले जो भी उस पर खर्चे होते हैं उसमें क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिए जाते हैं। तो हमारी मशीनरी कितनी हुई? 10,100 रुपीज की, टू कैश 10,100 रुपीज। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्योंकि ये कैरेज की वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्च 13 को पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। हमने रघुनाथ ब्रदर्स को पेमेंट किया हुआ है चेक से 10% डिस्काउंट के बाद। प्रॉम्प्ट पेमेंट, पहले पेमेंट करी तो 10% कैश डिस्काउंट हमको मिला। तो रघुनाथ का हमारा बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपीज का। हमने इसका 1 लाख रुपीज का 10% डिस्काउंट पर पे किया, तो पे किया, और वो भी किससे किया? चेक से। तो बैंक है हमारे पास से, रघुनाथ को मिला
ब्रदर्स अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट टू कैश, सॉरी बैंक से पे किया, चेक से, बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव। क्योंकि बेटा देखो उसका बैलेंस था 1 लाख रुपीज का, हमने उसको चेक दिया 1 लाख रुपीज का, लेकिन चेक दिया हमने बैंक से कितना, 10% कैश डिस्काउंट के बाद। तो 10% डिस्काउंट कितना हुआ, 10,000 रुपीज। तो हमने चेक दिया उसको 90,000 रुपीज में, 90,000 रुपीज का हमने उसको चेक दे दिया और 10,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। बेटा ये हमारा क्रेडिटर था, अब हमने इसको डेबिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। ये हमने बैंक से पेमेंट किया इसलिए हमने क्रेडिट किया। ये डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, इसको मैंने क्रेडिट किया। हालांकि डिस्काउंट वाले पॉइंट में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। मार्च 16 को एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। बेटा प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैश लगाया, तो प्रोप्राइटर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, ऑनर जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में वो हमारे लिए क्या होता है, सॉरी कैपिटल। तो मार्च 16 को एडिशनल पैसा लगाया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अकाउंट कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000 का बेटा हमारा अमाउंट उसने लगाया, 50,000 का। अब देखिए स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस। बेटा हमने 25,000 रुपए शोकेस के लिए पे किए, तो शोकेस हमारे लिए असेट्स हुआ, फर्नीचर हुआ, शोकेस अलमारी वगैरह जो भी हमने शोकेस लगवाया हुआ है, तो हमारे लिए हम क्या करेंगे, तो हमने खर्च किया 25,000 रुपए का, तो हमारे लिए क्या है, फर्नीचर। तो इसके लिए हमारी एंट्री होगी मार्च 17 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 का। हमने कोई भी बेटा बिजनेस क्या मतलब वो शोकेस लगवाया, शोकेस हमारा किस कैटेगरी में था, फर्नीचर में, तो फर्नीचर का डेबिट टू कैश। नेक्स्ट देखिए बेटा मार्च 20, मैं इन एंट्रीज को यहाँ पे करता हूँ क्योंकि थोड़ा लिंक करती है एंट्री, और ये वाली मेन एंट्री है इसमें। देखिए पहले मार्च 20 में हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा रवि से 12,000 रुपए का और पेमेंट किया चेक से। तो हम करेंगे परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, और बैंक से चेक से पे किया तो बैंक से टू बैंक अकाउंट। 12,000 रुपए का हमने क्या किया, परचेज किया, 12,000 रुपए हमने पे कर दिए बैंक से। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बैंक से चेक से पे किया परचेज करते टाइम, तो ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद वाली नेक्स्ट एंट्री है मार्च 22 को। ये वाली एंट्री थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.5% ऑन कॉस्ट। मतलब हमने देखो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेरा जो 33 मिक्स 1/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये हम सिंपलीफाई करेंगे तो 100/3%। ये हुआ 100/3%। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, तो ये हमारा 100 से 100 प्लस, इसका मतलब है 1/3। तो कहने का मतलब पहले तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/3। ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो 100 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 100/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 करना पड़ा, तो 1/3 आया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि सोल्ड द 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। हमने इसका सेल कर दिया 1/5 गुड्स को। तो देखिए पहले तो सेल किया, तो सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना है ये देखिए, 12,000 जो भी हमारे पास अबव गुड्स थी उसका 1/5, दैट मीन 2,400। ये गुड्स हमने कितने प्रॉफिट पर बेचा, 1/3, तो इसका 1/3 प्रॉफिट। तो ये हमने 800 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा बेटा। तो हमने टोटल कितने में बेचा हुआ है, 2400 इसकी कॉस्ट प्लस 800 रुपए का प्रॉफिट। तो हमने इसको कितने में बेचा,
3200 में। ये कैलकुलेशन समझ आएगी, दोबारा से बता रहा हूँ। अबाउट गुड्स जो भी है हमारी ये वाली, इसका 1/5 दैट मीन 2400, 1/3 प्रॉफिट पर बेचा, तो 1/3 प्रॉफिट कितना है 800, तो हमने इसको कितने बेचा 3200 में। क्लियर है? इसके बाद देखिए बैंक चार्ज फॉर इट्स सर्विस। बैंक चार्ज लगा, लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 28 को, बैंक ने हमको चार्ज लगाया 200 रुपीज का, तो बैंक चार्ज हमारे लिए खर्चा है, हम क्या एंटर करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बैंक चार्ज का होता है बैंक ने अपने चार्ज के लिए बैंक से पैसे काट लिए, तो इससे कैश में पे नहीं किया हमने, बैंक का ही बैलेंस कम हो गया, तो बैंक चार्ज हमारे लिए खर्चा हो गया, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, कितना था 200 रुपीज का, बीइंग बैंक चार्ज बाय द बैंक। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना। इसके साथ हम बेटा कोई और एक क्वेश्चन देखते हैं करने के लिए, कोई क्वेश्चन और फाइंड कर लेते हैं। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये देखिए 27 इलस्ट्रेशन है, इसको पहले आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। 27 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये वाला पार्ट है इसका 27 का ही। आप इसको या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वही मैं फिर से जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, सीधा सिंपल आपको समझा रहा हूं। देखिए बेटा ये क्या है, रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम 4 रुपीज 20,000 सेंड ए पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड रुपीज 150 एज कार्टेज। बेटा पहले थे वीपीपी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वैल्यू पेएबल पोस्ट। वैल्यू पेएबल पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कई बार ऐसा कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुरियर बाय कुरियर आता है अगर हमारे पास, तो हम कुरियर वाले को पेमेंट करते हैं और जाके वो गुड्स ले लेते हैं। तो बेटा ये कुछ नहीं है, सिंपल आपकी परचेज है, कैश में परचेज है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, ये कौन सी डेट में है हमारा जर्नल, ये फर्स्ट वाली एंट्री है, तो डेट वगैरह नहीं दे रखी इसमें। तो हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, और बेटा इसमें हमने क्या पे किया है, कार्टेज भी पे किया है, कैरेज भी इसका कलेक्ट के लिए कार्टेज पे किया, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। परचेज था, कार्टेज भी पे किया, टू कैश। कितना परचेज था 20,000 का बेटा, कार्टेज पे किया हमने 150 का, टोटल में कितना पे कर दिया 20,150 रुपीज। क्लियर है? देखो वीपीपी कुछ नहीं है, वैल्यू पेएबल पोस्ट। हमने कोई भी परचेज किया बाय पोस्ट, हमारे पास वो गुड्स आया है, तो हमने पोस्ट कुरियर वाले को जाके पैसे दिए होंगे और वो गुड्स कलेक्ट किया होगा। सिंपली हमने कैश में परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। साथ में कार्टेज भी पे किया, कैरेज कार्टेज जो भी पोस्टेज कुरियर चार्जेस हमने पे किया, तो वो भी हमने डेबिट, वो हमारे नॉर्मली एक्सपेंस है, खर्चे है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री है इसकी पेड रुपीज 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बेटा सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, देखिए अगर कोई हमारा ऐसा एक्सपेंस है जो मेनली हेड अलग से ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो हेड ओपन कर देते हैं। और कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा, मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, तो इसको हम किसमें डाल देते हैं, मिसलेनियस। एक हेड बना देते हैं मिसलेनियस, मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे छोटे मोटे, जिनके लिए सेपरेटली अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसको हम किसमें डाल देते हैं, मिसलेनियस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसके लिए देखो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के लिए मैं क्या अलग से अकाउंट ओपन करूं, सीधा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से हेड बना देता हूं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया हमने बेटा इसमें 3,000 का,
3000 का हमने अमाउंट पे कर दिया। थर्ड वाली एंट्री देखिए, रिसीव 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बेटा हमने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन को सेल कर दिया और 500 रुपए रिसीव किए, तो इनकम है, रिसीव किया हमने, पुरानी रद्दी बेच दी तो कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट। बेटा अब इसके लिए अलग से हेड की जरूरत थोड़ी है, मिसलेनियस इनकम डाल दो, इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसे मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम अकाउंट एक अलग से डाल दिया। 500 रुपए का हमने अकाउंट मतलब एंट्री डाल दी। नेक्स्ट देखिए, रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। बेटा हमने पुरानी चेयर और टेबल को बेचा, तो इसको हम मिसलेनियस हेड में नहीं डालेंगे। चेयर एंड टेबल हमारे लिए अलग से हेड होता है, क्या होता है, फर्नीचर का। तो हमने ओल्ड फर्नीचर बेच दिया 10,000 रुपए, तो फर्नीचर बेचा तो कैश आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने का सेल किया हमने फर्नीचर, 10,000 रुपीज का। पहले समझ आ रहा होगा, बिकॉज ये एंट्रीज मैंने आपको पहले से क्लासेस में अच्छे से समझाई हुई है। जो एंट्री स्पेशल होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी तो नॉर्मल एंट्री है। देखिए नेक्स्ट है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, तो लोन पर इंटरेस्ट पे किया, हमारे लिए क्या हुआ बेटा, एक्सपेंस, खर्चा। खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना खर्चा पे किया हमने इंटरेस्ट का, 6,000 का। अब देखिए नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करी गई है। पर्सनल यूज मतलब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान, कोई भी गुड्स, कोई पैसा निकालता तो क्या होता है, ड्राइंग। तो हम सिंपली एंट्री करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। दूसरा बेटा अगर ये कैश में विड्रॉ करता है तो टू कैश करते हैं, लेकिन इसने गुड्स विड्रॉ किया है तो ये सेल तो है नहीं, सीधा परचेज की वैल्यू कम हो गई, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज अकाउंट कितना विड्रॉ किया बेटा तुमने, 8,000 रुपीज का। क्लियर है। इसके बाद देखिए गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, कॉस्ट प्राइस है 48,000, तो लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटा गुड्स की सीधी वैल्यू कम हो गई, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ 48,000, और हम इसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। चाहे सेल प्राइस दिया हुआ होता तो भी हम सेल प्राइस पर इसको रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारी परचेज की वैल्यू कम हुई। और ये हमारा कोई सेल नहीं है जो हम इसको सेल लिखेंगे, इससे हमारी वैल्यू ही सीधी कम हो गई परचेज की, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर हो जाएगा आपका, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस 160, तो कॉस्ट प्राइस पर ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे, 1,60,000। इसके बाद है 9th वाली एंट्री है आपकी, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। आपने एक्स को क्रेडिट में सेल किया, तो एक्स डेबिट तो सही, कितना सेल किया हमने एक्स को, 6 लाख का। इसके बाद इसने बोला बेटा कि एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड हिम। एक्स ने गुड्स जो सेल किया था हमने एक्स को, उसका 1/6 रिटर्न कर दिया, तो इसका 1/6 आया आपका 6 लाख का, 1/6 कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज का गुड्स रिटर्न हो गया, तो हमने जब इसको बेचा तो सेल था, अब ये सेल वापस आया तो सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, 1 लाख से। नेक्स्ट वाला पॉइंट बोला बेटा इसने, 11th है आपका, एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। एक्स का अकाउंट सेटल कर दिया 10% कैश डिस्काउंट के बाद। तो देखिए बेटा पहले एक्स का अकाउंट डेबिट था 6 लाख का,
1 लाख का क्रेडिट हो गया, तो फाइनली एक्स का 5 लाख का बैलेंस बाकी है। 6 लाख का हमने इसको माल बेचा, 1 लाख का इसने रिटर्न कर दिया, तो फाइनली इससे हमें कितने अमाउंट मिलना है, 5 लाख रुपीज। अब इसको 10% डिस्काउंट देना पड़ा कैश, तो इसका 10% डिस्काउंट 50,000, तो इससे कितना पैसा मिला, 50,000 डिस्काउंट देने के बाद इससे कितना अमाउंट मिला, 4,50,000। तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, एक्स, कितना अमाउंट मिला, 4,50,000 का, 50,000 का आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया और 2x कितना है, 5 लाख का बैलेंस उसका सेटल हो गया। समझ आया बेटा, फुल सेटलमेंट, x का बैलेंस था 6 लाख का, हमने उसको 6 लाख का सेल किया, 1 लाख का उसने कुछ हमको रिटर्न कर दिया, तो वो हमारा कितने का डेटर है, 5 लाख का, बट उसको हमने 10% का डिस्काउंट के बाद रिसीव किया, उसने हमें पहले पेमेंट कर दी, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है पहले पेमेंट कर दी, तो हमको 10% कैश डिस्काउंट देना पड़ा, तो कितना बचा, 4,50,000 का आपका कैसा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड 80,000, सैलरी ओइंग ड्यू, ठीक है, हमने सैलरी पे किया है और कुछ सैलरी ड्यू भी है। सैलरी ड्यू का मतलब है सैलरी का खर्चा तो इनकर्ड हो चुका है, एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, बट हमने उसको अभी पे नहीं किया, तो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग। देखिए सैलरी पेड 80,000 हमने पे कर दिया और सैलरी ओइंग ड्यू है 20,000, तो बेटा हमारा टोटल सैलरी का खर्चा कितना बना, 80,000 तो पे कर दिया, 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा सैलरी का एक्सपेंस बना 1 लाख रुपीज का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, जितना हमारा एक्सपेंस है खर्चा 1 लाख रुपीज का, पे कर दिया टू कैश 80,000, बाकी क्या हुआ, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 20,000। समझ आया बेटा, क्वेश्चन में बहुत दिया हुआ है हमें कि हमने कैश में पे किया 80,000 और आउटस्टैंडिंग ड्यू है 20,000, तो टोटल सैलरी का खर्चा 1 लाख रुपीज का। तो हमको तो ये रिकॉर्ड करना है कि हमारा एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, बेटा इनकम टैक्स पे किया चेक से, तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा क्या होता है, जो ऑनर है उसने जो इनकम कमाई है उस पर टैक्स पे करना, तो बेटा ये ऑनर का एक्सपेंस हुआ, बट पे किसने किया, बिजनेस ने, तो सिंपली ये क्या हुआ आपके लिए, ड्राइंग। तो आप क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी चेक से पे किया टू बैंक 80,000। बेटा अगर ये नॉर्मल टैक्स होता, सेल टैक्स वगैरह होता, आपका जीएसटी होता, तो आप तब तो बिजनेस का खर्चा होता, तब आप एंट्री करते, जो भी एक्सपेंस है बिजनेस का उसको आप डेबिट करते और टू बैंक, बट ये जो इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं होता, इनकम टैक्स ओनर का एक्सपेंस है, ओनर का खर्चा है, और अगर बिजनेस ने पे किया तो ओनर के एक्सपेंस अगर बिजनेस पे करता तो हमारे लिए क्या होते हैं, ड्राइंग होते हैं। तो क्या है एंट्री आपकी, ड्राइंग। तो बेटा ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभी भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख ले, या फिर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो या तो वो कमेंट करके अपनी डाउट्स क्लियर कर ले, या फिर मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप 9813282733, इस वाले नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से जनरल का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट तो। हालांकि अभी मैं एक लेक्चर और जनरल के लिए चाहूंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन रखना चाहूंगा, केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा आपको, उससे आपका मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। तो आपको देखो, जिनको ये वीडियो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी वीडियो समझ नहीं आएगी, इससे पहले वाली वीडियो उनको देखना जरूरी है। तो आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, अच्छे से देखना, पढ़ाई करना बेटा। ओके।